Hello, friends. A very good morning to all of you, and I welcome you all in today's session. और आज के सेशन में हम लोगों के साथ हैं मिस्टर आकिब, जिन्होंने 2020 का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एमबीए का एंट्रेंस होता है और एमएसडब्ल्यू का एंट्रेंस होता है, ये दोनों ही एंट्रेंस टेस्ट और उसके दोनों ही फेजेस, जो रिटन फेज है और जीडीपीआई का फेज है, वो क्वालिफाई किया है। और फाइनली अभी उन्होंने इस सेशन में एडमिशन लिया है एएमयू के एमएसडब्ल्यू कोर्स में। ठीक है, तो वेलकम आकिब आज के सेशन में। यस, शुक्रिया भाई जी। और ठीक है, तो सेशन में आज हम लोग बात करेंगे मेनली आकिब से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इस टेस्ट की तैयारी का, और इन टेस्ट में जो अलग अलग सेक्शंस आते हैं उन सेक्शंस को कैसे उन्होंने प्रिपेयर किया, कौन सी बुक्स कंसल्ट की, और टेस्ट का उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और स्पेशली जो इन दोनों ही एंट्रेंस टेस्ट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू का, तो उसके बारे में उनके एक्सपीरियंसेस जो है हम लोग जानना चाहेंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ग्रुप डिस्कशन का और स्पेशली इंटरव्यू का। और ये सबसे ज्यादा जो हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट्स अभी तैयारी कर रहे हैं इन कोर्सेज की, इन टेस्ट के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए आई होप कि ये जो सेशन है वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से कि जो लोग भी जो है इन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या किसी के जानने वाले में स्टूडेंट्स ऐसी तैयारी कर रहे हैं, इन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें। तो आइए आज के सेशन में सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपके बाप से कि आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें कि आप कहाँ से हैं, कि आपकी बेसिक एजुकेशन कहाँ से रही है। जी, तो मेरा नाम मोहम्मद आकिब है और मैं शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर से मैंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट पास किया था, जिसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए आ गया था, जिसमें मेरा मेन सब्जेक्ट ज्योग्राफी था। उसके बाद मैंने 2019 में एमएसडब्ल्यू, एमबीए और बीएड के एंट्रेंस दिए थे, बट मैं उस टाइम फाइनल लिस्ट में आते आते रह गया था। और अभी मैंने एमएसडब्ल्यू के एंट्रेंस एमएसडब्ल्यू एमबीए में एंट्रेंस क्वालिफाई करके अब मैं एमएसडब्ल्यू में एडमिशन ले चुका हूँ। ओके, तो आपका जो दोनों ही टेस्ट क्वालिफाई हुआ है, एमयू का एमबीए एंट्रेंस भी और एमएसडब्ल्यू एंट्रेंस भी? जी जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशंस कि आपने दोनों टेस्ट क्वालिफाई किए हैं। तो जी, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि आपने किस एमबीए में एडमिशन क्यों नहीं लिया और एमएसडब्ल्यू को क्यों चूज किया। बट उससे पहले हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि एमयू का जो एमबीए का एंट्रेंस होता है, स्पेशली जो फर्स्ट फेज है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो टेस्ट का फेज है, उसमें कौन कौन से सेक्शन आते हैं, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और टोटल टाइम कितना अलोकेट होता है उस टेस्ट में? जी बिल्कुल। तो एमबीए का जो टेस्ट है वो 100 मार्क्स का टेस्ट है, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे 2 घंटे के टाइम में। हर क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर के बराबर होगा। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा है कि इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। एक सेक्शन मैथमेटिक्स का होगा, जिसमें आपको अप टू द 10th लेवल मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है, उस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और एक 25 मार्क्स का एक सेक्शन रहेगा रीजनिंग का, जिसमें आपको नॉर्मल जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा 25 मार्क्स आपको इंग्लिश और 25 मार्क्स में आपको जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स। तो इस तरीके से 4 सेक्शन मिला के आपके पूरे 100 नंबर बन जाएंगे। ओके, तो ये सेक्शंस होते हैं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके से जो है। जी अच्छा, तो इनमें जो टेस्ट का पैटर्न है, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं? जी जी, आपके जो एंट्रेंस में 100 क्वेश्चन रहेंगे, ये सब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। इसके बाद अगर आप इस टेस्ट में क्वालिफाई करते हैं तो आपको फिर इंटरव्यू देने का चांस मिलेगा। और ओके, वहाँ पर अगर आपको टेस्ट में जो स्कोर है वो आप इतना है कि वो आप क्वालिफाई कर जाते हो, वो स्कोर उस कट ऑफ में है, तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी नेक्स्ट फेज जी के जी लिए। ओके, तो अभी इस टेस्ट से रिलेटेड और एक चीज हम जानना चाहेंगे कि
इसमें जो अलग अलग सेक्शन है, मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके का और इंग्लिश का, तो उन सेक्शंस को कैसे प्रिपेयर किया था आपने और कौन सी बुक्स रेकमेंड करेंगे आप? जी एक्चुअली तो इसमें दो सेक्शन जो मैथ्स से रिलेटेड है, मैथ्स एंड रीजनिंग, तो उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरा 12th पीसीएम से था और वहाँ पर मैं काफ़ी मैथ्स जो है वो पढ़ता रहता था। बट इस फिर भी मुझे जो पढ़ने के लिए एमबीए की जो एक स्पेशल बुक होती है आर एस अग्रवाल फॉर एमबीए, तो उससे मैंने काफ़ी सेक्शंस जो मुझे लग रहा था कि आ सकते हैं, मैंने वहाँ से कंप्लीट किए। और रीजनिंग के लिए मैंने अरिहंत की रीजनिंग की बुक का जो है काफ़ी हेल्प लिया और उस बुक में काफ़ी प्रिसाइज क्वेश्चन दिए थे, जिस टाइप के क्वेश्चन बार बार एंट्रेंस में पूछे जा रहे थे। तो ये दो बुक काफ़ी अच्छी हैं आपकी रीजनिंग और मैथ्स के पोर्शन को कवर करने के लिए। इंग्लिश का वैसे तो गेस करना काफ़ी मुश्किल है कि वो किस वोकेबलरी कहाँ से लेते हैं, बट फिर भी अगर आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं तो धिल्लन पब्लिकेशन की जो गाइड है वो काफ़ी हेल्पफुल रही इसमें। मेरे ग्रामेटिकली जो ग्रामर के जो कंसेप्ट थे उनको स्ट्रॉन्ग करने में, तो वो वहाँ से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है। इसके अलावा अगर आपसे कोई वोकेबलरी पूछी जा रही है तो वो तो आपको जितना आप पढ़ सकते हैं आप उतना पढ़ें, और वो आपकी एक लक के ऊपर है कि आप जो पढ़ रहे हैं उसमें से कोई वोकेबलरी आता है कि नहीं। बाकी करंट अफेयर्स के लिए मुझे सोशल मीडिया ने काफ़ी हेल्प किया। इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, इवन यूट्यूब पर मैंने ज़्यादातर उन पेजेस को या उन चैनल्स को फॉलो कर रखा था जो इस टाइप की चीज़ों में ध्यान देते थे, तो वो करंट अफेयर जो मुझे बार बार रिमाइंड कराते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि मैंने 3 या 4 काइंड के पेजेस एक ही करंट अफेयर को बार बार शो कर रहे हैं, तो उससे मेरा रिवीजन काइंड ऑफ वो एक मोमेंटम बन गया था और मुझे काफ़ी करंट अफेयर्स याद हो गए थे उस टाइम के, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे करंट अफेयर प्रिपेयर करने के लिए। यस आकिब, तो एक बहुत ही अच्छा जो एस्पेक्ट है सोशल मीडिया का वो भी आपने यहाँ पे रेज किया है कि सोशल मीडिया को कैसे हम अपने लर्निंग के लिए, एजुकेशन में कैसे यूज कर सकते हैं, कि आप उन ग्रुप्स को, उन पेजेस को जो है फॉलो करो जिसपे जो कंटेंट अवेलेबल कराया जाता है वो आपके कहीं ना कहीं तैयारी में काम आ सकता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही अच्छी बात थी जो सामने आई कि आपको जो है सोशल मीडिया के ग्रुप्स को फॉलो करने से और उससे जो है आपकी तैयारी में आपको हेल्प मिली है। इसके बाद जो चीजें हैं इन बुक्स को और सेक्शंस को देखने के बाद कि एमएसडब्ल्यू के भी टेस्ट का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि उसके टेस्ट में क्या सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम अलोकेटेड है। तो फिर हम लोग फाइनली स्विच करेंगे और आपका एक्सपीरियंस पूछेंगे ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू का एमएसडब्ल्यू के टेस्ट में। तो एमएसडब्ल्यू का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एमबीए के पैटर्न से, बट जो लेवल ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी कम रहता है। तो इसमें भी आपको 25 पूरे 100 नंबर का पेपर है जिसमें आपको 4 सेक्शन दे रखे हैं। 25 नंबर की मैथ, 25 नंबर की आपकी रीजनिंग, देन 25 नंबर की इंग्लिश एंड इन द लास्ट 25 नंबर की आपकी जीएस, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूडेड है। तो 2 घंटे आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, बट जो मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है वो काफ़ी कम है एमएसडब्ल्यू से, तो आपको उतने स्टडी नहीं करनी पड़ेगी। एमबीए के और टेस्ट आप से, जी और एमबीए इसमें के आपकी टेस्ट से अगर क्वेश्चंस का लेवल कम रहता है। ओके जी काफ़ी कम है, एमबीए के लेवल से काफ़ी कम है। एमबीए में आपको अप टू द क्लास 10th काफ़ी 10th क्वेश्चन मिलेंगे जी, बट अगर आप मैथ्स में, बट अगर आप एमएसडब्ल्यू के लिए दे रहे हैं तो आपको अप टू द क्लास ऑफ 8th, तो आर एस अग्रवाल जो 8th क्लास की है और जो 7th क्लास की है वो इनफ है आपके आपको अच्छे स्कोर करने में, मैथ में अच्छे नंबर स्कोर करने के लिए। ओके, तो क्वेश्चंस के लेवल में यहाँ पे डिफरेंस है, सेक्शंस सेम है। जी अच्छा, और ये जो मार्क्स सेम है, 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, और कोई जी नेगेटिव मार्किंग है जो एमयू के टेस्ट में ऐसा जी फॉलो जी किया जाता है? जी एमबीए और एमएसडब्ल्यू दोनों में 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, जिसका मतलब ये है ओके कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही क्वेश्चन भी उसी में एक बराबर हो जाएगा। तो ओके, इसका तो काफी ध्यान रखना रहता है कि आप गलत क्वेश्चन ना करें। 25% की नेगेटिव मार्किंग है। ओके ओके जी ओके, तो इस हिसाब से बड़ा ही जो है संभल के आंसर मार्क्स करने हैं, नहीं? जी तो आते हैं अब हम लोग दूसरे फेज में जो इन टेस्ट में इन टेस्ट में जो है रहता है, एक तो जीडी का है और पीआई का है, कि ग्रुप जी डिस्कशन का आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा एमबीए का,
और जी। पीआई का क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या टॉपिक्स वहां पे आपको मिले थे ग्रुप डिस्कशन के लिए? जी, तो दोनों ही एंट्रेंस जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास जीडीपीआई की कॉल आती है, ग्रुप डिस्कशन एंड ओके। पर्सनल इंटरव्यू। तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों ही जगह थोड़ा सा अच्छा रहा, क्योंकि जो टॉपिक थे थोड़े मेरे पसंद के, जिसको मैं जिन टॉपिक्स में इमीडिएटली बोल पाया तो वो मुझको मिल गए। ओके, तो तो मतलब आप लकी रहे, ऐसा कह सकते हैं। जी जी जी। चलिए, बाकी ये मैंने बहुत अच्छी से बात है। टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की थी। तो हम्म। बेसिक मैंने जो लोगों से बात की थी, जिन लोगों ने जो लोग काफ़ी जीडी कंडक्ट कराते हैं, तो उनका मैंने जब माइंडसेट लेने की कोशिश की तो वो यही था कि जो लोग ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं उसको एक टोन देते हैं, तो वो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेते हैं उसमें। क्योंकि जब वही जीडी को किसी एक टोन में स्टार्ट कर रहे हैं तो अगले जो आर्गुमेंट आते हैं दूसरों के, जो दूसरे पार्टिसिपेंट देते हैं, तो वो आपकी बात को फॉलो करते रहते हैं। तो बाद में जब कंक्लूजन करना होता है तो आपको पता होता है कि जो बात आपने स्टार्ट करी है तो वो आप कैसे उसको कंक्लूड कर लेंगे। तो ये ओके। थोड़ी सी एक ट्रिक रही थी जो काफ़ी लोगों ने मुझे बताई थी और मैंने इसको फॉलो भी अप्लाई किया था। किया था वहां पे। ओके जी ओके, दैट्स गुड। तो ग्रुप डिस्कशन में एक तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको उसका फायदा मिलेगा, और कंक्लूजन में भी कहीं ना कहीं आप फिर प्रॉपर्ली कंक्लूड कर पाते हो। ओके, तो जी। आपका टॉपिक क्या था एक्चुअली में जो जीडी के लिए मिला, एएमयू के एमबीए एंट्रेंस वाली जीडी में? मेरा टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड था। ओके, वुमेन एम्पावरमेंट से था। और एमएसडब्ल्यू के जीडीपीआई में क्या था, जीडी में क्या क्या टॉपिक था? इट वाज रिलेटेड टू द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जी, 2020। तो मैं ओके, दोनों दैट्स। ही टॉपिक्स पे काफ़ी अवेयर था उस टाइम पर, मैं उनको फॉलो हम्म कर रहा था, तो इस हम्म। वजह से मुझे हेल्प मिल गई। अच्छा, ये है कि आपके इन टॉपिक से आप फैमिलियर थे, तो ये आपके लिए अच्छा रहा। जी। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस पूछे गए मेनली, मतलब सब्जेक्ट से पूछ रहे हैं या थोड़ा सा वो बिहेवियरल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे? जी, सब्जेक्ट को काफ़ी ज़्यादा कोई प्रेफरेंस नहीं दी जा रही थी। हम्म ज़्यादातर क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड थे, या फिर आप क्यों इस कोर्स को चूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप एमबीए ओके। में जाना चाह रहे हैं तो हम्म उनका पहला सवाल रहता है कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, जिस हम्म फील्ड से आपने ग्रेजुएशन किया है आप हम्म। उसको क्यों नहीं परस्यू कर रहे हैं। तो काफ़ी ओके। एक ट्रिक क्वेश्चन रहता है, क्योंकि आपका मोमेंटम जो रहता है, आप अच्छे से बोल रहे होते हैं कि मैंने ये हम्म आंसर दिया, बट हम्म। वहाँ पर आपका मोमेंटम ब्रेक हो सकता है जब वो आपको एग्जैक्टली नेगेटिव बोल थॉट रहे में लेके आते हैं। हैं। जी, तो वो मैंने उस क्वेश्चन को काफ़ी प्रिपेयर किया था, क्योंकि जब हम्म। मैंने इससे पिछले साल जब मैं इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुआ था तो ओके मैं इसी क्वेश्चन में आकर ही लग गया था, और जो मेरा मोमेंटम था वो ब्रेक हो गया था। तो ओके ओके। तो इससे पहले जो एक्सपीरियंस रहा कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको दिक्कत हुई थी, तो आप इसलिए बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड पहुंचे थे, और इस जी बार जो है वो एक्सपीरियंस और उसको उससे जो सीखा आपने, वो अपने आप को अपडेट किया, तो वो काम आ गया वहां पे। ओके, दैट्स ग्रेट, जी जी। दैट्स ग्रेट। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके थ्रू और सामने आती है, कि अगर आप कभी इससे पहले सेम टेस्ट दे चुके हो, इंटरव्यू दे चुके हो, तो वहां पे जो भी कुछ आपको लगा कि जो है वहां पे लैग कर रहा था, आपने उसको ओवरकम करना है, अपने आप को अपडेट करना है, तभी आप अगली बार जो है उसको क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी है एक दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए, कि जहां भी जी आपने एनालाइज किया कि यहाँ पे लैग कर रहे हो, कमी है, तो उसको आप अपग्रेड करने के लिए जरूर एफर्ट लगाओ। ओके, तो इंटरव्यू में, अच्छा, एमएसडब्ल्यू के इंटरव्यू में क्या स्पेसिफिकली क्वेश्चंस थे, एग्जैक्ट क्वेश्चंस अगर आप शेयर कर सकते हो तो? जी, एमएसडब्ल्यू के एंट्रेंस में सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन पूछा था, हम्म। और उसमें ही वो आइडिया लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहाँ से पुट अप करेंगे। ओके। बट फाइनली वो 2-3 क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं आपसे सोशल वर्क हम्म से रिलेटेड, जैसे कि गवर्नमेंट कौन सी स्कीम चला रही है चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट के लिए, या फिर सोसाइटी में किसी भी वजह से, तो वो उन हम्म। स्कीम्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। एजुकेशन ओके। पॉलिसी पे तो बाकी, अगर आप एमएसडब्ल्यू के आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि जितने भी टॉपिक्स हैं हम्म। सोशल वर्क से रिलेटेड, ओके, गवर्नमेंट उन पे क्या एफर्ट लगा रही है, तो वो सब सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। पूछे जा सकते हैं। ओके, तो सोशल वर्क से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज हैं और जो सेक्शंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। वो देखना चाहते हैं कि आप कितना अवेयर हो, फैमिलियर हो उन जी सेक्शंस से जो सोशल वर्क से रिलेटेड हैं, उन स्कीम से, पॉलिसीज से। ओके, तो ये एक बड़ा ही अच्छा डायरेक्शन रहेगा एस्पिरेंट्स के लिए जो एमएसडब्ल्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली।
अच्छा, तो ये तो हो गए सारे टेस्ट और उसका जो सेकंड फेज था GDPI उसके बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि जो कट ऑफ क्या रहती है जो आपको इस बार का, या आपने जैसे पिछली बार भी बताया कि टेस्ट दिया था, इंटरव्यू तक आप आए थे और फाइनली इंटरव्यू के बाद आपका वहाँ जो है वेटिंग में नाम था जो क्लियर नहीं हो पाई, बट इस बार आपने वो सारा ही कुछ जो है क्वालिफाई कर लिया, क्लियर हो गया। तो क्या कट ऑफ जाती, क्या मार्क्स, क्या कट ऑफ रहता आउट ऑफ 100 सिलेक्शन का? जी, आउट ऑफ 100 आपको अगर श्योर शॉट सिलेक्शन देना है तो आप 55 नंबर को क्रॉस कर लीजिए। फिर आप अगर एक नॉर्मल इंटरव्यू भी देते हैं तब भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बट मेरे इस साल एंट्रेंस में 52 नंबर थे, तभी मुझको अपने इंटरव्यू के लिए पुश करना पड़ा। मेरे रिटन ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मेरे 52 नंबर्स थे, तो मुझे इंटरव्यू के लिए अपने आप को पुश करना पड़ा। जब मैंने लास्ट ओके, ईयर दिया था तो मेरा स्कोर 48 था। सो दैट इज ओके। व्हाई आई वाज सो वरीड के कैसा रहेगा। वो जो 7 नंबर का जो मैंने इस बार एक्स्ट्रा स्कोर किया है तो उसके लिए मैंने काफी प्रिपरेशन की। तो इसका मतलब आप सजेस्ट करोगे कि जितना अच्छा स्कोर आप कर सकते हो रिटर्न में कर लो, वो आपके लिए बहुत ही, आप सेफ जोन में चले जाओगे, है ना? जी जी जी। हाँ, लेकिन इंटरव्यू और जो GD का फेज है उसके लिए भी प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है, उसमें भी एक मार्क्स आप अच्छे से अच्छे स्कोर करो, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप रिटन फेज में ही, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के फेज में ही स्कोर कर लेते हो अच्छा, तो वो आपके लिए जो है बहुत ही सेफ जोन में आपको पहुंचा देगा जी जी। क्वालिफाई करने के लिए, ओवरऑल सिलेक्शन के लिए। ओके। अच्छा, अब एक चीज ये है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन एक अलग तरीके की होती है, और सेक्शंस में जो बाकी टेस्ट के सेक्शंस हैं, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GK, उसके लिए आपने बुक्स बता दी। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोई खास तरीका, तैयारी का कोई अप्रोच है जो आप शेयर करना चाहेंगे स्टूडेंट्स से? इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए अगर आप जर्नल क्वेश्चन देखें तो वो सिर्फ 7 या 8, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही बन सकते हैं। ओके। जैसे कि आपका इंट्रोडक्शन हम्म। बताना है आपको, दूसरा आपकी हॉबीज क्या हैं, तो वो क्यों हॉबीज। हॉबीज हैं। जी ओके। जी, आप इस फील्ड में क्यों आ रहे हैं, आप वो फील्ड क्यों छोड़ रहे हैं। सो हम्म। आप इनको इन क्वेश्चंस को गूगल भी किया जा सकता है कि कौन कौन से मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो वो हम्म। आपको 10 से लेके 12 क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो उनके बारे में आप सोचें कि आपसे किसी ने वो सवाल पूछा है रैंडमली, तो आप हम्म। उसका जवाब देने की बार बार जब कोशिश करेंगे तो हम्म। मे बी कि आप जो है वो इंट्रेंस में जब आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है तो आप हम्म। उसका सही से आंसर दे पाएंगे। तो इसी ट्रिक को एग्जैक्टली। मैंने फॉलो किया था जी। हम्म। अच्छा, एक इशू और है जो अभी स्पेशली जिन्होंने इस बार कोई भी टेस्ट क्वालिफाई किया है, उनके सामने एक चैलेंज और था कि ड्यू टू कोविड जो ऑफलाइन क्लासेस थी वो अवेलेबल नहीं थी कि आप कोचिंग में या कहीं भी क्लास में जाके आप अटेंड करो फिजिकली। ठीक है, तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा अप्रोच या एक्सपीरियंस रहा कि आपको जो है वो जो अभी अवेलेबल नहीं है फिजिकल क्लासेस, तो आपने ऑनलाइन क्लासेस को जो है यूज किया हो या ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज किया हो अपनी तैयारी के लिए? क्योंकि अभी भी हम लोग जो कोविड के इश्यूज हैं उससे जो है जूझ रहे हैं और उनको फेस करना है, और सेफ्टी के साथ ही अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखना है। जी बिल्कुल। इस टाइम इस वक्त पर ऑनलाइन बहुत सी कोचिंग्स और बहुत से यूट्यूब चैनल्स आपको इस चीज़ में हेल्प करने के लिए हैं और वो काफ़ी हेल्प करते भी हैं। तो वैसे मुझे उतनी ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी मैथ्स या रीजनिंग में, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके लिए प्रिपेयर कर चुका था। ओके। बस मुझे थोड़ा सा अपने आप को एडवांस लेवल पे लाना था। बाकी जिन बच्चों के कंसेप्ट थोड़े से उतने अच्छे नहीं हैं, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो उनके लिए ऑफलाइन ऑनलाइन जो ट्यूशन्स हैं तो वो काफ़ी बेटर ऑप्शन है। उन पे वो आपका अच्छा ऑप्शन बन सकती है आपका एंट्रेंस क्वालिफाई करवाने में। ओके। स्पेशली अगर लगता है आपको कि अभी आप ऑफलाइन मोड में अवेलेबल नहीं है, तो आप ऑनलाइन जी रिसोर्सेज अपने हिसाब से, आप मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं हो तो मैथ्स में फोकस करते हुए उन चैनल्स को सब्सक्राइब करते हुए यूज कर सकते हैं जी। तैयारी के लिए। ठीक है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज ये है कि अब हम लोग आते हैं कि कुछ थोड़ा सा जर्नलिस्टिक क्वेश्चंस हो जाएं कि एक तो ये कि आपका लास्ट ईयर आपने ज्यादातर टेस्ट फेज क्वालिफाई किया था MBA का और MSW का, GTPI के बाद आपकी वेटिंग आई थी। जी जी। तो इस बार आपने दोनों ही टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, एंड जैसा कि आपसे पिछले
कॉल्स पे बात हुई थी, तो उसमें आपने बताया था कि ये जामिया के भी कई टेस्ट क्वालिफाई हुए हैं। तो इस बार ऐसा क्या रहा कि क्या चीज आपको लगी कि आपने इम्प्रूव की है, इस चीज का हमको सबसे ज्यादा फायदा मिला कि वो सारे टेस्ट इस बार क्वालिफाई हो गए? जी, सबसे बड़ा डिफरेंस ये रहा कि जब मैंने उस टाइम तैयारी की थी तो मैंने सिर्फ सिलेबस डाउनलोड किया था ओके। और उस सिलेबस से रिलेटेड मैंने बुक्स को पढ़ने की सारी बुक्स पढ़ने की कोशिश करी कि अगर जीएस के कुछ टॉपिक्स हैं तो उसको मैं सब कवर कर लूँ, मैथ्स की मैं पूरी रीजनिंग की बुक सॉल्व कर लूँ। ओके। तो उसमें मुझसे कई टॉपिक छूटते चले गए और कई टॉपिक में मुझे एक्स्ट्रा कमांड हो गई जितनी मुझे ज़रूरत नहीं थी उस एंट्रेंस के लिए भी। तो मुझे जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई टॉपिक जो इसमें पूछे जा रहे हैं बार बार उनको मैंने प्रिपेयर नहीं किया है और कई टॉपिक जो बिल्कुल कहीं कभी नहीं पूछे गए हैं उनको मैंने कुछ ज़्यादा ही प्रिपेयर कर रखा था। टाइम दिया तो उसमें मतलब। जी, तो इस बार मैंने डिफरेंस ये करा कि मैंने पहले लास्ट ईयर्स के पेपर को सॉल्व करना शुरू किया और जब मैंने पेपर सॉल्व किए तो मुझे खुद आइडिया लगता था कि ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पूछा जा रहा है। तो जी, अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करें तो आप देखेंगे कि मुगल हिस्ट्री से कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। जी जी, तो इस तरीके से मैंने टॉपिक सिलेक्ट करना शुरू करे कि मुझे पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है बल्कि जो जो टॉपिक जिनसे वो जो एक पैटर्न है अलीगढ़ का कि जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा सकते हैं जैसे एक जनरल टॉपिक से, तो मैंने उनको करना शुरू किया। इसी तरीके से रीजनिंग में भी आपको राउंड टेबल का एक क्वेश्चन हर बार मिल रहा था कि ए बी की तरफ फीस करके बैठा है और इस टाइप से, तो मुझे आइडिया मिलना शुरू हुआ। तो मैंने वहां से पहले क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद मैंने फिर प्रिपरेशन करी है, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रही यहाँ के और जामिया दोनों के लिए। ओके, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि जो आप क्वेश्चन बैंक के साथ अगर अपनी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी बनाते हो, क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करें, मतलब लास्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स का अगर अवेलेबल है आपके पास सेम टेस्ट का टेस्ट के लिए, तो लास्ट 5 इयर्स का भी क्वेश्चन इनफ होगा या लास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन देखना चाहिए? मेरे हिसाब से लास्ट 5 इयर्स के जो करंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट आप ये कर सकते हैं क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन काफी कम रहेंगे। तो जैसे कि अलीगढ़ में अगर एमबीए में रीजनिंग पूछी जा रही है तो रीजनिंग के सवाल बीए में भी पूछे जा रहे हैं, बीए एंट्रेंस में। तो आप जी, तो आप कुछ क्वेश्चन वहां से भी उठा सकते हैं कि मुझे क्योंकि एग्जामिनर्स वही रहते हैं जो पेपर बनाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटेलिटी में कुछ एक वो सेम क्वेश्चन को रिपीट कर जाते हैं, रहती है कि उसी जी लेवल जी पे जी, क्वेश्चंस वहां पे आपको तो मिल वो जाएंगे, आपको आइडिया प्रैक्टिस मिल हो जाए कि जाएगी। आप बीए एलएलबी या बीए या और जितने भी एग्जाम्स हैं जिसमें रीजनिंग के सवाल आते हैं, तो आप उनके भी पुराने पेपर सॉल्व कर सकते हैं जो काफी हेल्पफुल रहेंगे। सो आई थिंक कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्ट्रैटेजिकल पॉइंट है कि आप जिस भी टेस्ट को दे रहे हो उसमें जिन भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी टेस्ट में भी अगर उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं तो उनको वो क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेने चाहिए, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, एंड लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस तो जरूर सॉल्व करने चाहिए सेम टेस्ट के लिए, उससे आप अपनी पूरी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हो, सिलेक्टिव वे में अपने टॉपिक्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छी बात रहेगी। आई थिंक कि ये बहुत हेल्पफुल रहेगा स्पेशली जो इन टेस्ट के एस्पिरेंट्स हैं। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग एक और जर्नलिस्टिक क्वेश्चन है आपके मेरे पास कि आपका सिलेक्शन दोनों ही कोर्सेज के लिए हुआ, ओके, एमबीए के लिए भी हो गया था सिलेक्शन एंड एमएसडब्ल्यू के लिए भी हो गया था सिलेक्शन, और फाइनली जैसा कि अभी आपने बताया कि आपने फाइनली अभी एमएसडब्ल्यू में एडमिशन ले लिया है एमयू में। तो एक क्वेश्चन ऑब्वियस मेरे माइंड में है, शुरू से ही है, अभी जब से हम लोग सेशन कर रहे हैं, कि एमबीए को आपने जो है क्यों एडमिशन नहीं लिया एमबीए में और एमएसडब्ल्यू को क्यों ऑप्ट किया, चूज किया? जी, एक्चुअली तो इसके पीछे एक रीजन तो मेरा फैमिली रीजन था कि मेरे बड़े भाई ऑलरेडी एमबीए कर चुके हैं, तो एक वहां से मुझे एक चीज थी कि जो भाई कर चुके हैं मैं उसको थोड़ा उनसे अलग करना चाहता था। तो पहला ये था। अब जी, अब बाकी ये था कि सोशल वर्क में मुझे हमेशा से कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रहा था। मैं ऑलरेडी कई बार अलीगढ़ की कुछ लोकल एनजीओज हैं अल्बरकैतियन टाइप से, तो मैं वहां पर भी काफी कई बार उनसे बात करी और उनके कामों में गया था, तो इसलिए मुझे एक उसमें इंटरेस्ट था कि आप जो है सोशल वर्क में जाएं। तो ये दो वजह थी जिससे जी, दैट्स वेरी नाइस कि आपका इंटरेस्ट था और उस इंटरेस्ट से रिलेटेड आपको कोर्स मिल गया।
जी कोर्स में एडमिशन मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स आप ऑप्ट करते हैं। ओके, बट इन जनरल जो एक परसेप्शन बना होता है कि एमबीए और एमएसडब्ल्यू में चूज करना हो, तो जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है स्पेशली, तो वो एमबीए ऑप्ट करते हैं, इसीलिए हमने ये क्वेश्चन पूछा था। जी, बिकॉज एमबीए ज्यादा ग्लोबलाइज्ड है, तो उसकी ज्यादा एक डिमांड रहती है, ज्यादातर लोग जी उसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर आप अपने इंटरेस्ट और पैशन के हिसाब से जो है अपना कोर्स चूज करते हो, तो उसमें आप अच्छा भी कर पाते हो, एक ये भी जो है एक्सपेक्टेशन रहती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेस्ट ऑफ लक कि आप अपना एमएसडब्ल्यू का कोर्स बहुत अच्छे से करें, बहुत अच्छा स्कोर करें और उसमें आपका करियर बहुत जो है आगे ब्राइट हो। इन सब चीजों के अलावा कोई और ऐसी बात, टिप्स, पॉइंट जो आप स्पेशली जो इन टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा मैसेज जो आप शेयर करना चाहते हो? जी, जो लोग अब नई तैयारी करने के लिए सोच रहे हैं किसी भी एंट्रेंस के लिए, तो सबसे पहले कि आपको काफ़ी मेहनत करनी है, और दूसरा टेस्ट का जो पैटर्न है उसको समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन बार बार हिट किए जा रहे हैं। पूरा सिलेबस पढ़ने के जानने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। कुछ टॉपिक सिलेबस में ऐसे दिए रहेंगे जो कई साल से नहीं पूछे गए होंगे, तो उनको ना फॉलो करके जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप वहाँ से अपना खुद का एक डिसाइड करिए कि मुझे इतने टॉपिक्स को कवर करना है। तो हार्ड वर्क विद द स्मार्ट वर्क इज द की, आई थिंक, टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। एग्जैक्टली, तो कहीं ना कहीं बहुत ही स्मार्टली अपने प्रिपरेशन को प्लान जरूर कर लें, उसके बाद प्रिपरेशन शुरू करें, उससे पहले उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग कर लें, ये कहीं ना कहीं कहना चाह रहे हैं। ओके, सो ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही। आपके बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी मच थैंकफुल कि आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, एंड ओवरऑल जो इस टेस्ट से रिलेटेड सारी चीजें हो सकती हैं, एक स्पेशली जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा ये। तो मेरी रिक्वेस्ट भी है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें जो कहीं ना कहीं एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। और इस सेशन के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और जी ठीक है, शुक्रिया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाया। थैंक यू। Thank you, Akib. Okay, so now it's time to wind up our today's session. Thank you very much. Goodbye. Have a good day. Bye. Good. Bye.